Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howden Zikriya University मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताऊंगी आज आपका क्या है, कौन सा वीक है। ये 11th है, 12th है, मेरे ख्याल से 11 होगा। ओके चलो ठीक है, 11th वीक है और ये डेरिवेशन थी अच्छी खासी, थोड़ी सी लंबी थी, लेंथी थी, एक चीज़ समझाने वाली थी। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की डेरिवेशन आप लोगों को आज इंशाल्लाह करवाऊंगी। तो ये हमारा जो जितने भी मेरे ख्याल से 11th वीक का काम है। तो और दूसरा आपका एक और चीज़, क्या आपकी असाइनमेंट, वो आप लोगों को बता देती हूँ। आपकी असाइनमेंट इस वीक की है व्हाट इज़ गायरोस्कोप, इट्स यूजेस एंड एप्लीकेशन। इसकी यूजेस और इसके एप्लीकेशन आपको बतानी है। अच्छा ये गायरोस्कोप देख लेते हैं, वो कहाँ है, ये रहा। ये 14th वीक का ये लेक्चर है और जिसमें ये हम लोग करेंगे तो गायरोस्कोप इंशाल्लाह। अच्छा चलो नेक्स्ट वीक का भी आपको बता देती हूँ। पेंडुलम, आप लोगों को पता हो कि पेंडुलम क्या होता है, व्हाट इज़ पेंडुलम, इन्वर्टेड पेंडुलम, और उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करें। तो उसकी स्टेबिलिटी ये आप लोगों की नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट होगी। इस वीक की गायरोस्कोप और ये आज जो आप लोगों को वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की डेरिवेशन आप लोगों को करवाती हूँ। तो ये है हमारे पास वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की डेरिवेशन। आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से यहाँ तक दो इसके फिक्स्ड एंड है। ये इनिशियल है, ये फाइनल एंड है। तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास एल है। तो इक्वेशन डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, जो कि फिक्स्ड हुई हुई है, दोनों एंड से फिक्स्ड हुई हुई है। तो आज इसकी डेरिवेशन देखते हैं। कंसीडर अ टाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। एंड डेंसिटी रो, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों एंड से फिक्स्ड है। ओके बात समझ आती है। लेट पी जो है, जो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। सेम इसकी डेरिवेशन में कर रही थी, मुझे सेम वैसी लग रही थी जैसे हम ना बीएससी में, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने स्लोप की डेरिवेशन की थी। उसमें 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं, वहाँ एक्स वाई था, यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, एक x1 है, दूसरा y x2 है। और फिर आप लोग क्यू नेबरिंग पॉइंट लेते थे। तो क्यू नेबरिंग पॉइंट क्या होता था, इसी पॉइंट में कुछ इंक्रीमेंट, इसी पॉइंट में कुछ इंक्रीमेंट। तो यही x में डेल x इंक्रीमेंट, y में डेल y इंक्रीमेंट, ये इसका नेबरिंग पॉइंट है। द टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे ये कोई से दो नेबरिंग पॉइंट है। अच्छा ये भी बात समझ आती है। लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की वो टेंशन है, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी से डिनोट कर रहे हैं। ड्रॉ टेंजेंट एट पी, पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पी पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट है x1 x2। अगला पॉइंट मैंने यहाँ लिया था लेकिन मेरी शेप सेम नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने इसको ज़रा ना ये वाला डार्क करके यहाँ मैंने बना ली ताकि मेरा शेप जो है वो सेम सही बने। अच्छा और ये क्यू इसका नेबरिंग पॉइंट है जिसमें x1 में डेल x1 ऐड कर रहे हैं और x2 में डेल x2 ऐड कर रहे हैं। तो ये दो नेबरिंग पॉइंट हैं और इन पॉइंट के दरमियान जो ये एर्क लेंथ नज़र आ रही है, उस लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं ds से डिनोट कर रहे हैं। ओके ये भी बात समझ आती है। अच्छा फिर अगर आप लोगों को याद होगा, अगर हम लोग ना बीएससी में कौन सा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था, मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर था। अगर एक डायगोनल फोर्स बन जाती थी, हम उसे रिजोल्व कर लेते थे दो फोर्सेज में, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स में, एक वर्टिकल फोर्स में हम इसे कन्वर्ट कर लेते थे। ये एक डायगोनल फोर्स बन गई है, इसको हम दो फोर्सेस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी क्या होती है वर्टिकल फोर्स। तो ये डायगोनल फोर्स है, इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स टी कोस थीटा। अच्छा रुको पहले ये तो देख लें। लेट पी बी टेंजेंट, इस पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और थीटा बी द एंगल मेड बाय टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो है एंगल बना रहा है विद x1 एक्सिस। अच्छा ये तो वो आपको बताना भूल गई कि ये हमारे पास x1 एक्सिस है और ये जो है ये x2 एक्सिस है, मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x2 y एक्सिस पे पर है और x1 जो है वो x एक्सिस पे पर है। तो ये जो p के साथ जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो x एक्सिस के साथ, मतलब x1 के साथ एंगल बना रहा है थीटा, इंक्लिनेशन बना रहा है थीटा, जो हम लोग मैकेनिक्स में यूज़ करते थे, वर्ड यूज़ करते थे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ आपका कोई एंगल बनाए ना, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं इंक्लिनेशन बोलते हैं।
ये हमने एफएससी के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था और थोड़ा बहुत 6th चैप्टर में भी देखा था इसके बारे में। तो अब चलते हैं कहाँ, यहाँ। अच्छा, लेट बीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ क्यू। अब वही इंक्लिनेशन है, क्यू की इंक्लिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर क्यू पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, मतलब x1 के साथ जो एंगल बना रहा है वो उसका नाम क्या है, बीटा है। ओके, ये भी बात समझ आती है। और फिर ये भी बता दिया कि थीटा और बीटा दोनों किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। ये थीटा और बीटा दोनों x1 से जुड़े हुए हैं ना, एक तो इससे पे कि x एक्सिस के साथ x1 के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, एक फर्स्ट वेरिएबल x1, दूसरा वेरिएबल टाइम t, इस पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, अब ये बीटा के बारे में एक और बात कहा गया है, ये जो कह रहा है कि थीटा प्लस डी थीटा, मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो बीटा एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा एंगल, मतलब थीटा एंगल, और उसमें कुछ इंक्रीमेंट थीटे में कुछ डी थीटा ऐड कर दो तो ये बीटा बनता है। तो हाँ, ये ऐसे ही है कि बीटा कैसे बनता है, ये बड़े वाला एंगल कैसे बनेगा, थीटा प्लस डी थीटा करें तो हमारे पास बीटा बन जाएगा। अब आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को चेन रूल पढ़ाया था कि थीटा है, थीटा अगर दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो हम उसे वो क्या करते हैं, हम उसको चेन रूल के थ्रू इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x1, दूसरा वेरिएबल x2, तो हम इसे इन दो वेरिएबल्स के थ्रू एक्सटेंड कर लेंगे। और फिर अब आप लोगों को पता है कि थीटा जो है वो x1 पे डिपेंड करता है, x2 पे डिपेंड नहीं करता, तो ये वाली चीज़ हो जाएगा थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी गायब। बाकी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस ये वाली टर्म आ गई है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ओके, बात समझ आती है। अब क्यू के बारे में कहा जा रहा है बॉडी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होती है, ये बॉडी फोर्स होती है पर यूनिट लेंथ, ये मतलब इसका वो क्यू के बारे में का यूनिट बता दिया, क्यू का यूनिट बता दिया, बॉडी फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका है। और फिर इसके बाद वो बताता है कि बॉडी फोर्स फॉर एलिमेंट एस डी एस, ये हमने ये डी एस क्या था आप लोगों को याद होगा, क्यू और पी के दरमियान ये जो एर्क लेंथ है उसको डिनोट कर रहा है, डी एस से हम डिनोट कर रहे हैं। अच्छा चलो, बॉडी फोर्स फॉर द एलिमेंट डी एस के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, क्यू मल्टीप्लाई बाय डी एस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे बॉडी फोर्स निकल आएगी। ओके, ये भी बात समझ आती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम x2 के अलोंग जितनी फोर्सेस हैं उन सारों का टोटल करेंगे। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x2 हमें पता है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ज़रा इधर देखो, आप लोगों को याद होगा मैकेनिक्स में सेकंड चैप्टर में हम जब फोर्सेस रिजोल्व करते थे, जो ऊपर वाली फोर्सेस होती थी, आपको पता है x ऊपर की तरफ, y जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है इट मीन्स इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और ये फोर्स अगर नीचे की तरफ जा रही है इट मीन्स इसका साइन कहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, मैं ना जब वो पढ़ती थी ना अपने मैकेनिक्स में पढ़ती थी, सेकंड चैप्टर पढ़ती थी मैं ना, हर चीज़ को ना, 5th चैप्टर था मुझे याद आ रहा है, 5th चैप्टर था, सेकंड नहीं 5th चैप्टर था, वो बड़ा फेवरेट चैप्टर था, लैडर वाला होता था। हर प्रॉब्लम लैडर से रिलेटेड आते थे और इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड आते थे कि लैडर है, ये लैडर की लेंथ इतनी है, एंगल ये इसके साथ बना रहा है, उसके साथ वॉल के साथ एंगल इतना बना रहा है, तो वो होते थे। तो रिजोल्व फोर्सेस करते थे, वो भी मेरा फेवरेट काम होता था। मैं फिर अक्सर अपने आप से पूछती थी कि ये जो ये रिजोल्व फोर्सेस कर रहे हैं हमें कैसे पता चलता है किसके साथ पॉजिटिव आएगा। ऊपर चलो ये भी सेंस बनती है कि ऊपर वाली सारी फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे वाली फोर्सेस सारी नेगेटिव, ये भी सेंस बनती है। अब इस बंदे को कैसे पता है, ये देखो ये फोर्स कहाँ बन रही थी, इस तरफ बन रही थी, तो यहाँ उसने एंगल बनाया, ये देखें ये एंगल है, इसके सामने वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एक्स एक्सिस का, ये जो यहाँ आपको बताया है ना कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है, तो ये जो ये एंगल बीटा बना है, तो बीटा में उस वक्त सोचती थी ये एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल क्यों बनाता है, वाई एक्सिस के साथ क्यों नहीं बनाता। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ उसने खुद बता दिया कि ये जो एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, ये तो x2 एक्सिस है, x2 एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसके साथ ये एंगल नहीं बनाएगा, ये एंगल x1 के साथ ही बनाएगा, तो इसलिए ये बीटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास बीटा आएगा। एक ये बात क्लियर करो।
दूसरा अच्छा, अब इधर दो फोर्सेस थी, एक फोर्स ये हॉरिजॉन्टल जा रही थी, एक ये हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी। ये एंगल जो है ये थीटा और यहाँ पे ये एंगल थीटा बना है। ये एंगल ये इधर इसकी साइड पे क्यों नहीं बना, यहाँ क्यों बना है? तो ये ज़रा देखो गौर से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है, और जो ये आपका जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है। तो ये जो थीटा एंगल है ये हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में बनेगा, इस तरह से बनेगा। ओके, ये भी बात समझ आती है। तो वर्टिकल लाइन है जी, इससे आप एंगल को कवर कर रहे हो, तो आप का जो है मतलब आप लोग ये नहीं कर सकते थे, आप एंगल यहाँ नहीं बना सकते थे। इधर एक एंगल, एक साइड इसकी वर्टिकल है, इसकी एक साइड हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल आपका यहाँ भी नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये बहुत सारी वो थे जो हम लोगों ने बड़ा गौर व फिक्र करने से, ये इस साइड पर बना हुआ है, आपको पता है एक्स एक्सिस इस साइड पर नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस इस साइड पर पॉजिटिव होता है, इसलिए इस साइड पर जो एंगल बनेगा वो होगा पॉजिटिव, इस साइड पर जो एंगल बनेगा वो फैमिली होगी नेगेटिव। एक तो ये बात अपना क्लियर करो। अब वो कहता है कि x2 के अलोंग हमने फोर्सेज इकट्ठी करनी है, तो आज जो x2 के अलोंग बनाते हो, x2 मतलब हॉरिजॉन्टल, आपने वर्टिकल फोर्सेज देखने हैं। वर्टिकल फोर्सेज कौन कौन सी जा रही हैं? वर्टिकल फोर्सेज एक आपको ये जाती हुई नजर आ रही है, वर्टिकल फोर्स आपको एक ये जाती हुई नजर आ रही है। ये क्योंकि ऊपर की तरफ है ये पॉजिटिव आएगी, ये क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव आएगी। तो ये नीचे देख लो, ये यही काम उसने किया हुआ है, वो फोर्सेज सारी इकट्ठी कर रहा है एक्टिंग अलोन एक्स एक्सिस, x2 एक्सिस। तो वो हमारे पास क्या है, एक तो ये बॉडी फोर्स वो क्या है, एक ये q मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, ये y एक्सिस के अलोंग होती है। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, ये दोनों, ये फोर्स पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव। अच्छा, फिर वो कहता है अगर थीटा हमारे पास स्मॉल हो जाए तो ये साइन थीटा किसको अप्रोच करता है, साइन थीटा अप्रोच करता है, मतलब अप्रोक्सीमेट हो जाता है थीटा को। मतलब आप लोगों ने मैक्लॉरेन सीरीज़, अगर आप लोगों को एफएससी में याद हो, जब हम उसे मैक्लॉरेन सीरीज़ से खोलते थे ना, फर्स्ट टर्म साइन वालों की आती थी x, साइन x की मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है x 1, x की पावर 1 नीचे 1 फैक्टोरियल होता है, माइनस x क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस x5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और माइनस x पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जब आप कोस एक्सिस की वो करते हो ना, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपैंड करते हो, तो वहाँ पर हमारे पास आता है क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। मतलब एक जगह इवन की सीरीज चलती है, एक ही जगह ओड की सीरीज चलती है, साइन वाले में ओड की सीरीज चलती है। तो इसकी सारी हाई टर्म्स आप खुद देखो, अगर थीटा आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो जैसे आप इसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो अगली टर्म्स आपके पास और छोटी और छोटी और छोटी आती जाएंगी। तो हम लोगों ने ये काम तो नहीं करना ना। हम लोग अगर थीटा हमारे पास स्मॉल है, ओके बात समझ आती है, थीटा हमारे पास स्मॉल है, तो आप लोग इसकी सिर्फ फर्स्ट टर्म ले लेंगे, बाकी सारी हायर टर्म्स हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आप जितनी हायर लेते जा रहे हो थीटा और छोटा होता जा रहा है, थीटा वैसे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो साइन की सिर्फ फर्स्ट टर्म लेके वहीं पे छोड़ देंगे। ये मैक्लॉरेन सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है साइन सीरीज़ की, तो यहीं पे लेके छोड़ देंगे। तो फिर अब बात समझ आती है, तो साइन बीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, अकेले बीटा के, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, अकेला थीटा के। टी कॉमन है, आप टी कॉमन लेने तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 ज़रा गौर से देखो। अगर मैं क्या करूँ, बीटा यहीं पे खड़ा रहे, थीटा इधर प्लस है तो जाके माइनस का हो जाए, तो बीटा माइनस थीटा इस टर्म के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बीटा माइनस थीटा बना हुआ है, तो मैं इसकी जगह ये टर्म पुट कर सकती हूँ, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x1 और dx1 पुट कर लो। ये देखो यहाँ उसने ये ऐसे पुट कर लिया, इतनी सी बात है। और ये इक्वेशन नंबर 1, और ये उसने खुद बता दिया कि ये मैंने काम किया। इसी तरह x2 x1 फोर्सेज आप इकट्ठी करें, x1 देखें हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आपकी कौन कौन सी हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आपको एक ये नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव साइड पर जा रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव साइड पर जा रहा है तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। चलो आ जाओ, और कोई इधर वो नहीं थी फोर्स, ये देखें हमारे पास ये पॉजिटिव आया, बीटे वाली पॉजिटिव और थीटे वाली नेगेटिव। अब क्योंकि थीटा आपके पास स्मॉल है और आपके पास फिर आपने इसकी फर्स्ट टर्म 1 बनती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोस बीटा 1 हो जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा और टी माइनस टी हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स हमारी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, और टोटल फोर्स हमारे पास क्या हो गई, ये fx2 हो गई। बल्कि आप fx2 की फोर्स यहाँ पे पुट भी कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट भी कर दें।
अब यहाँ आपको न्यूटन लॉ पड़ता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है, और डेंसिटी का फार्मूला पड़ता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इधर डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये थीटा एज इट इज़, और वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ds आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ मास की जगह रो मल्टीप्लाई बाय ds आपने पुट कर देना है। एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है वो क्या होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यहाँ पे y तो नहीं है, y की जगह कौन सा वेरिएबल है, x2 है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास आ जाएगा। पार्शियल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एक x1 है एक x2 है, तो इसलिए यहाँ पे उसने पार्शियल डेरिवेटिव इधर लगाया। चलो ये भी फोर्स समझ आती है। अब आपको पता है ये f के बराबर है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर होगा। तो ये देखें, ये अब हमने fx2 और यहाँ fx2 की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये टर्म हमारे पास आमने सामने आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी बन गई। अच्छा, अब आपको एक और चीज़, ये आपको बताया था P और Q के दरमियान जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, ds है। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा BSc में आप लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फर्स्ट उसकी एग्जाम्पल थी। हम लोगों को तो याद है कि हम लोग, मैं क्योंकि ये पढ़ा रही हूँ तो ये मुझे पता है, हम लोग ना x2 मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेते थे तो साइन थीटा बनता था, y का ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेते थे तो हमारे पास कोस थीटा बनता था। अब आपको पता है साइन थीटा किसके ऑलमोस्ट इक्वल है, वो थीटा के कोस थीटा 1 के। तो अब आप लोगों ने क्या किया, dx यहीं पे खड़ा रह गया, ये इधर ds डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई। इसी तरह में ये dx यहीं पे खड़ा रह गया, ds यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ओके, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, फिर आपको पता है d वो स्लोप का फार्मूला क्या है, dy बाई dx है, y की जगह आया x2 और x की जगह आया x1। तो अब आप इसका और ये हमारे पास tan थीटा के बराबर है, tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू, उसकी भी आप सीरीज़ खोलेंगे ना तो फर्स्ट टर्म इसकी ये बनेगी, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो अब आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दो इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा चलो आओ, अब वही इक्वेशन नंबर 5 इसने एज इट इज़ स्टेट किया, ज़रा से भी चेंज अभी कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी, ये क्यू डी एस भी एज इट इज़ आएगा, टी एज इट इज़ आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x1 ज़रा पीछे कर दो, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये देखें ये वैल्यू पुट कर दी, और dx1 की जगह ds यहाँ पे पुट कर दो। ओके, अब ds इन सारों के पास है, ds से डिवाइड कर दो, हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब रो थीटा से डिवाइड कर दो। अच्छा, इधर हम इसको अलग इसको ये स्केयर हो जाएगा, ये x1 का पार्शियल x1 का स्केयर हो जाएगा, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, रो थीटा से डिवाइड, इधर डिवाइड, और ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ वन डिमेंशनल वेव इक्वेशन एंड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और फिर वो कहता है व्हेन बॉडी फोर्स इज़ प्रेजेंट, जब बॉडी फोर्स प्रेजेंट होगा तो ये इक्वेशन इसकी बनेगी, जब बॉडी फोर्स आपकी एब्सेंट हो जाए तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये बॉडी फोर्स को क्यों डिनोट कर रहे हैं ना, तो आपकी ये वाली टर्म हो जाएगी ज़ीरो, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं सपोज सी स्क्वायर से, और ये हमारे पास सी बन जाएगा, और विच इज़ वन डिमेंशनल वेव इक्वेशन। अच्छा, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दो, एक बड़ा इसमें मुझे याद नहीं रहा, एक तो इसकी इक्वेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है। पीछे आप लोगों ने वेव इक्वेशन की डेरिवेशन देखी थी, उसकी जो फाइनल रिजल्ट था ना वो आपने अपने पास से रखना है। और ये आप लोगों से MCQs में पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इनमें से कौन सी है, तो आप लोगों के सामने। अच्छा, ये वेरिएबल्स चेंज करके वो पूछते हैं, ऐसे भी नहीं पूछते, बस आप लोगों को ये पता हो कि ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इधर विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल है। एक और यहाँ पे एक तो इनकी इक्वेशंस आप लोगों ने याद रखनी है, उनकी जनरल फॉर्म कैसी हैं। दूसरा, ये जो कॉन्स्टेंट जिन इक्वेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं उन कॉन्स्टेंट्स के नाम आप लोग गूगल पे जाके देखें, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लिखें, और उनकी जो इक्वेशन आएगी ना नीचे वो बता रहा होगा कि इसका नाम ये है। तो 2-3 इक्वेशन मुझे अच्छी तरह याद हैं। एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का कांस्टेंट मुझसे पूछा गया था, मेरा एक टेस्ट आया था उसमें। एक और पता नहीं और भी कोई एक वेव इक्वेशन, एक और इस तरह 3-4 इक्वेशंस हैं, उनके कांस्टेंट्स के नाम आप लोगों को आने चाहिए। अगर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आ जाती हैं ना, फिर आप लोगों के लिए कोई MSc मुश्किल नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट भी कोई मुश्किल नहीं है। गैट टेस्ट, जनरल टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं उन सारों में आप लोग इंशाल्लाह फुल के फुल मार्क्स लेंगे। ठीक है बच्चों, चलें ठीक है, आप लोगों का असाइनमेंट आप लोगों की पता चल गई होगी, अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।